दोस्तों नमस्कार। आज हम MPLRC स्टार्ट करने वाले। MPLRC के साथ हम छत्तीसगढ़ LRC भी इसी में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारा देखते हैं अगर कि जो छत्तीसगढ़ LRC है वो MPLRC के पहले का है। मतलब 2000 में जो MPLRC बनी थी, क्योंकि 1959 का है ना। तो 1959 के पहले जो था वो अभी तक छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में थोड़े बहुत अमेंड हुए हैं। लेकिन ये अपनी MPLRC तो पूरी चेंज हो गई 2018 के बाद, और अभी 2022 में फिर अमेंड हो गया है 13 जून को। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से पढ़ना है, और उन वाली चीज़ों को हम क्या करेंगे, बाद में लेते हुए चलेंगे। इसलिए हम इसको MPLRC प्लस छत्तीसगढ़ LRC मान के चलेंगे। और हमारा इसमें जो टॉपिक रहेगा वो प्री पर्पस को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और आपका जो प्री है उसको प्री को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, आपको सेक्शन बोलता क्या है और इस सेक्शन में क्या क्या प्री बनते हैं, हमें ये जानते हुए हम इसको कवर करने वाले। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम सीधा इसको पढ़ते हैं। MPLRC पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, सबसे पहला आपका जो बनेगा कि इसमें चैप्टर कौन से हैं। तो चैप्टर आपके 19 है, शेड्यूल कितनी है, 3 है, सेक्शन कितने हैं, क्लियर, 264 है। अब इनेक्ट कब हुआ था, 21 सितंबर 1959। एनफोर्स कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959। राष्ट्रपति की कंसेंट अप्रूवल कब मिला, अनुमति, 15 सितंबर 1950। वर्ष कौन सा था जब विधानमंडल ने अनुमति दी, 10वां वर्ष। और क्या बन सकता है आपका, 2022 में अभी अमेंड कब हुआ, 13 जून। एक्ट नंबर कितना है, 20। कौन सी ईयर की है, 1959। देख लीजिए, इतने क्वेश्चन आपके यहां से बनने वाले। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेक्शन करना है। अब हम सेक्शन के हिसाब से इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है, पहले तो इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे। सेक्शन के पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या क्या निकल के आता है। देखिए, आप जब अपनी बैरेक्ट की लैंग्वेज पूछेंगे तो बैरेक्ट में जो ब्लैक कलर का लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो पहला ऑब्जेक्ट तो इसमें यह बोला गया है कि जो लैंड रेवेन्यू है उससे संबंधित जो अमेंडमेंट है, उससे संबंधित जो कंसोलिडेट पावर है, मतलब कंसोलिडेट करना और अमेंड करना, इसका जो ऑब्जेक्ट निकलता है। कंसोलिडेट करना या अमेंड करना, डिफाइन करना नहीं। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू को, दूसरा जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, भू राजस्व ऑफिसर होते हैं, ठीक है, तो उनको पावर को अमेंड करना, कंसोलिडेट करना। तीसरा जो आपका पॉइंट निकलेगा, जो भी लैंड लॉर्ड है उसके राइट, उसकी जो लाइबिलिटी है उनको अमेंड करना, चेंज करना, उनको जो उनको हानि होने से बचाना, ये सब चीज़ें इसके बारे में बोली गई हैं। चौथा जो ऑब्जेक्ट निकले के आएगा आपका कि मीडिएशन को हटाना। तो जो आपका मीडिएशन होता है, मध्यस्थता होती है, उसको हटाना भी इसका क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये इसके 4-5 ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक कलर की जो लाइन है, आपको उसको पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेक्शन फर्स्ट पे आते हैं। सेक्शन फर्स्ट आपका क्या बोलता है, सेक्शन फर्स्ट आपका बोलने वाला है 3 चीज़ों की बात करता है, जो कि हम हमेशा हर एक्ट में पढ़ने वाले। ठीक है, एक तो आपका है शॉर्ट टाइटल, दूसरा आपका है एक्सटेंड, और तीसरा आपका है कमिटमेंट। शॉर्ट टाइटल आपका क्या है, शॉर्ट में लिख दो MPLRC 1959, ये ध्यान रखना, ये ईयर कहीं कहीं लिखे नहीं होते। एक्सटेंड आपका क्या है, होल ऑफ MP। होल ऑफ MP के अलावा कुछ एक्सेप्शन है, वास्तविकता में है। ये जो 1927 का फॉरेस्ट अधिनियम है, फॉरेस्ट एक्ट है, इसमें 2 चीज़ों की बात होती है। एक तो आपके प्रोटेक्टेड, दूसरे आपके रिजर्व्ड। जो प्रोटेक्ट होते हैं और जो रिजर्व्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, वो फॉरेस्ट होते हैं।
अब वो फॉरेस्ट पे ये क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। जनरल रूल ये बोलता है, लेकिन यही ये फॉरेस्ट और रिजर्व चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ों की बात कर दे। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो तीन चीज़ें आपकी, पहली तो पेमेंट है, क्या है? पेमेंट है, लैंड रेवेन्यू फॉर पेमेंट है। दूसरी चीज़ आपकी असेसमेंट है, लैंड रेवेन्यू फॉर असेसमेंट मतलब उगाही के संबंध में, निर्धारण के संबंध में, ठीक है। और उगाही को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको, एक वर्ड है सेलिनेशन, हाँ, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के बारे में, मतलब उगाही, निर्धारण और पेमेंट के बारे में जो बात होती है। अगर इन चीज़ों की बात है, इन तीन चीज़ों की अगर बात है, तो ये संरक्षित और आरक्षित क्षेत्र हैं, ये क्या होंगे? MPLRC पे एप्लीकेबल होंगे। मतलब MPLRC पे क्या होगा, फिर वो चीज़ लागू हो जाएगी। ये आपको फर्स्ट सेक्शन में पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है, इधर से ही आपका प्री बनने वाला है। क्लियर हुआ? चलिए, अब जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को याद करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? चार चार का आप क्या कर लीजिए, बंच बना लीजिए, और चार चार के बंच से आप कोई भी ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब देखो चार चार का बंच कैसे बनता है। देखो, तो सबसे पहले ए में लिख लो आबादी, आबादी, और ए से आबादी आपको याद रखनी चाहिए। बी में आप लिख सकते हो एग्रीकल्चर, मतलब कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। सी में आप क्या लिख लो, एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर ईयर हो गया। डी में आप क्या लिख सकते हो, डी में आप मंडल लिखोगे, मंडल, यू आर बंडल, बंडल, डी, डी से आप बंडल, 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 डंडल, मतलब याद कर लोगे आप, ठीक है। और बोर्ड भी, तो बोर्ड से लास्ट में क्या आता है, डी आता है ना, तो डी से बोर्ड, ड डी, बोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ट्रिक हो, आपको ट्रिक बनानी है बस, और आपको ट्रिक चार चार के हिसाब से याद करोगे ना तो फटाफट हो जाएगा। जैसे कि मैंने हिंदी में करा था इसको, तो आबादी कृषि, कृषि वर्ष मंडल, आबादी कृषि, कृषि वर्ष मंडल, ये वाला याद रख लेना, ठीक है। सी आवा, इसके बाद ई में तो आप इंडिविजुअल को याद रख लेना। इंडिविजुअल पर्सन कौन रहता है आपका, लैंड, वास्तविक कृषक रहता है। कौन रहता है आपका, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक कृषक, 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 मतलब वास्तविक कृषक, मतलब आपको कौन, बोनाफाइड एग्रीकल्चर, बोनाफाइड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये वास्तविक कृषक से आप याद रख सकते हो ई में, ठीक है। इसके बाद एफ में क्या याद रखोगे आप, एफ में याद रख लेना सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी आप याद रख लेना, सहकारी सोसाइटी आप क्या कर देना, याद रख लेना, ठीक है। एफ से अपन याद रख लेंगे। फिर एफ के बाद जी, जी से आप याद रख लेना सरकारी वन, याद रख लेना, गवर्नमेंट फॉरेस्ट। एस से आप याद रख लेना सरकारी पट्टेदार, मतलब लेसी, ठीक है। तो आप यार कैसे याद नहीं रख सकते हो, कैसे याद नहीं रखोगे? इसमें भी क्या है, जी है, इसमें भी क्या है, जी है, इसमें भी क्या है, जी है कि नहीं जी? तो तीन जी हैं, तो एफ जी एच, एफ जी एच। एफ में सरकारी सोसाइटी, इसमें सरकारी वन, इसमें सरकारी पत्तेदार, सब में जी जी है। इंडिविजुअल आपका कौन बचा, वास्तविक कृषक, जो कि सरकारी नहीं है भैया, ठीक है। चार चार का वंश। एच के बाद आई, आई से तो आप याद ही रखोगे एंडिंग, होल्डिंग, होल्डिंग मतलब खाता, ठीक है। जे में आप क्या करोगे, जासूस बैठा दोगे कि ये खाता इसका है कि नहीं, और नहीं है तो आप क्या कर लोगे, फिर सुधार, इम्प्रूवमेंट, क्या करोगे आप, इम्प्रूवमेंट ही तो करोगे, ठीक है। जे के बाद क्या आएगा आपका, के, और के से आप याद रख सकते हो जिसके पास भूमि है वो क्या है, करोड़पति, लैंड के, जिसके पास भूमि है वो क्या है, करोड़पति है भैया, ठीक है। और जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति, लैंड जो है आपके पास, जिसके पास लैंड लेस पर्सन, लैंड लेस पर्सन, मतलब लेस से आप याद रख लेना, लेस, एल से लेस आ जाएगा, एल से लेस आ जाएगा, तो एल से लेस याद रख लेना।
और जिसके पास लैंड है वो करोड़पति है तो के याद रख लेना, और जिस पे होल्डिंग है तो एंडिंग से एंडिंग तो याद रख लेना, और जे से आपका करना होल्डिंग में सुधार करने के लिए जासूस लगा देना। तो जे में आप जासूस इस तरीके से, और भी आपके पास हो सकती हैं अच्छी ट्रिक, तो आप मुझे भी सजेस्ट करना, हो सकता है मैं भी आपका काम और मैं भी बहुत सारी चीज़ें और अच्छी चीज़ें मुझे मिल जाए आपके थ्रू। ठीक है। एम तो सीधा सीधा बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, माननीय भू अभिलेख जी के बारे में। किसके बारे में, माननीय लैंड रिकॉर्ड के बारे में, कि जो रिकॉर्ड करता है वो महान व्यक्ति होता है, जो भू अभिलेख बनाता है वो महान व्यक्ति होता है। और M1 आपको याद ही रखना है भैया, जो महान व्यक्ति है ना वो एक ही है, और वो आपसे भू राजस्व ले सकता है। क्या ले सकता है आपसे, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू ले सकता है। क्या ले सकता है भैया, लैंड रेवेन्यू ले सकता है। उसके बाद जो M के बाद N बनेगा, जो ना करता रहता है, किसी भी चीज को मना करने वाला है, वो आपका व्यक्ति है विधि व्यवसायी। क्या है वो, लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है। और जो एन के बाद ओ, मैंग, मैंग ओ, तो ओ अकेला अंडरलाइन ओ कर लेना, मैंग ओ। इसी के साथ एक ही ट्रिक बना लो, पी। मैंगो क्या है आपका, फल है, तो फल से क्या हो गया, फलो उद्यान, हिंदी में कर लेना, भले इसको ऑर्चिड बोलते हैं अपन, तो हिंदी में कर लेना आप फलो उद्यान। और एक चीज और याद रख लेना, ओए ओए, क्योंकि ओए दिया उसमें, तो वो क्या है, ओए ओए कहाँ करते हो आप, बाजार में, ये ओए टमाटर ले लो, ओए मैंगो ले लो, ओए मैंगो ले लो, तो ये बाजार मूल्य बताएगा आपका, क्या बताएगा, बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू, ओए ओए। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 4-4 का बंच बना के आप याद रख सकते हो। ये दो चीजें हमने और याद कर ली। ठीक है। अब आगे और फिर 4 अपन और याद करते हैं। ठीक है। और इनको हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, है ना। और मेरा मानना यह है कि डेफिनेशन हम बाद में पढ़ें, क्योंकि आप बाद में पढ़ोगे तो क्या हमारा बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, और डेफिनेशन हम बीच बीच में लेते चलेंगे, बीच बीच में लेते चलेंगे, जिससे आपको बोरियत भी ना हो और आपका काम बन जाए। ठीक है। अब पांचवा जो लाइन आपकी, जो पांचवी जो सीरीज चलेगी, वो पांचवी सीरीज आप देखिए क्या चल रही है आपकी पांचवी सीरीज, भूखंड संख्यांक, प्लॉट नंबर, प्लॉट नंबर। किसके बारे में, प्लॉट नंबर के बारे में बात हो रही है भैया। पांचवा पहला प्लॉट नंबर है, ये कहाँ है प्लॉट नंबर, आप देखो पांचवी प्लॉट नंबर, अभी अपने ओए तक पढ़ा है। ओए के बाद आपका क्या आएगा, क्यू, पी से सीधा क्यू आएगा, और क्यू में क्या है आपका प्लॉट नंबर। क्यों, कितना, क्या प्लॉट नंबर, क्यों, कितना, प्लॉट नंबर। इस तरीके से याद रख सकते हो। आर से आपको कुछ नहीं रखना, आर से रिकॉग्नाइज एजेंट याद रख लेना, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, तो मान्यता प्राप्त अधिकर्ता है, ये आप याद रख सकते हो, जो कि सीपीसी में ऑर्डर 3 में हम पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका एस है, एस से तो आप याद रख लोगे एरियास, क्षेत्र, तो पीछे का बना लेना, एस से एरियास, क्षेत्र, रीजन। ठीक है, रीजन याद रख लेना। और टी से है लगान, टी से क्या बोलते हो, लगान, मतलब रेंट। ट ट टी टा टी, नीचे का पीछे, नीचे का पीछे, रिकॉग्नाइज एजेंट, ये वाली चीज आपको फिर 4 से याद हो गई। ठीक है। इसके बाद छठवीं सीरीज पे आ जाओ। छठवीं जो सीरीज है वो सीधी सीधी आपको याद रख लेना है, यू जो है, एस टी वी, वी, वी से आप तो सीधा सीधा नाम रख लेना राजस्व अधिकारी। जैसे मेरा नाम क्या है, विजय, और मैं क्या हूँ, रेवेन्यू ऑफिसर, है ना। तो वी से कोई भी अपने दोस्त का, मम्मी पापा किसी का भी नाम वी से, तो भाई अब वी क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर है वी। ठीक है। उसके बारे में बात, राजस्व अधिकारी के बारे में। ठीक है। अब जो वी, एस टी यू, यू है ये। ठीक है। एस टी, टी के बाद क्या आएगा आपका, यू आएगा, और यू में आपको याद रखना है राजस्व अधिकारी। मतलब आपको जो बोले कि भैया यू आर रेवेन्यू ऑफिसर, तो यू आर रेवेन्यू ऑफिसर, यू आर रेवेन्यू ऑफिसर। वी, वी से आपको लगना है राजस्व वर्ष, क्या रखना है, राजस्व वर्ष, रेवेन्यू ईयर, रेवेन्यू ईयर। तो जिस दिन मैंने आपको बोला उस दिन कौन सा वर्ष था,
रेवेन्यू ईयर था, तो वी से आपको रेवेन्यू ईयर याद रखना है, और डब्ल्यू से आपको सर्वेक्षण क्रमांक याद रखना है, मतलब सर्वे नंबर, सर्वे नंबर। अब इसको ऐसे याद रखना, पहले आएगा अधिकारी यू, कम, कब, रेवेन्यू ईयर में, और क्या करो भैया, सर्वे करो, तो डब्ल्यू आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू क्या होता है, एक तरीके का उल्टा एम ही होता है, और डब्ल्यू से क्या होता है, सर्वे नंबर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, उल्टा 8 बन गया ना, 8, तो इसको बता देना, तो डब्ल्यू आपका बनने वाला है, और डब्ल्यू से आप सर्वे नंबर 8 याद रख लेना, ठीक है, कुछ भी करना है, ठीक है, सर्वे नंबर है ये, सबमिशन वाला सर्वे नंबर है, उसी के बाद आपका डब्ल्यू के बाद आपका बनने एक्स, ये सर्वेक्षण संख्यांक है, सर्वेक्षण संख्यांक है, मतलब ये भी सर्वे नंबर से रिलेटेड है, ये सर्वेक्षण संख्यांक उपखंड है, ये सब डिवीजन का है, ये किसका है, सब डिवीजन का, इसलिए इसको ऐसे बनाना, इसको पूरा कर देना और आधा कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब डिवीजन का है, और ये पूरा है, मतलब इसको हटा के ये कर देना इस पे, तो ये पूरा हो जाएगा, मतलब कुछ भी आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, है ना, मैं नहीं बोल रहा कि मेरी आप मानो, आपको जैसा ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं तो ऐसे उल्टी सीधी ट्रिक बना के आप याद कर लेता हूँ। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ लास्ट में आप रिवीजन कराऊंगा तो आपको याद होने वाला है, ठीक है, इतना। अब आपको जेड वाली सीरीज पूरी याद रखनी है, जेड वाली सीरीज में लिखने की जरूरत नहीं है, 7 सीरीज है, ठीक है, 7 में आप 4-4 का बंच बना के आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे जेड में मतलब भूधारी आ गया, ठीक है, और Z2 में क्या है, स्वयं खेती करने वाला आ गया, Z3 में दखल रहित भूमि आ गई, Z1 में मतलब इमारती हो गई, Z3 में नगरीय क्षेत्र हो गया, अल्लाह इस तरीके से आप जेड करके भी याद रख सकते हो। जैसे कि पहले में हमने पढ़ा, ए में क्या है, आबादी, बी में कृषि, सी में कृषि वर्ष, डी में मंडल, डी से मंडल, ठीक है, फिर ई में वास्तविक कृषक, और फिर ई के बाद एफ में सरकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, उसके बाद एच में हमने क्या पढ़ा, एच में सरकारी, GH सरकारी वन, और उसके बाद हमने आई में क्या पढ़ा, खाता, होल्डिंग, ठीक है, उसके बाद जे में सुधार के लिए बुलाया, जे में मतलब जासूस, सुधार, ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एन से विधि व्यवसायी नाना करता है, उसके बाद ओ मैंगो, ठीक है, मैंगो के बाद पी से फलो उद्यान, ठीक है, उसके बाद ओ बाजार में मूल्य लगाना, ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्यू क्या करता है, क्यू मतलब प्लॉट नंबर, क्यू क्या है, प्लॉट नंबर है हमारा, ठीक है, उसके बाद आर से रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, फिर उसके बाद एस से एरियाज, टी से जो लगान है आपका, रेंट्स है, उसके बारे में बात कर लेंगे। इसके बारे में यू के बारे में राजस्व अधिकारी, मतलब यू आर रेवेन्यू ऑफिसर, आपको किस वर्ष में आना है, वी मतलब इस वाले में रेवेन्यू वर्ष में आ जाओगे। डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू को आधा पूरा कर रहा है और आधा काट देना, तो सब डिवीजन हो जाएगा और सर्वे नंबर लिख देना। उसके बाद एक्स, डब्ल्यू को काट के क्या कर देना, एक्स कर देना, तो आपका सर्वे नंबर आ जाएगा। जेड में आपका भूधारी आ जाएगा, और Z1 में आपका सीधा भूधारी के बाद आपका स्वयं खेती करने वाला आ जाएगा। Z2 में आपका दखल रहित भूमि आ जाएगी, ठीक है, और Z3 में नगरीय क्षेत्र आ जाएंगे। इस तरीके से यदि आप करते हो तो आपको डेफिनेशन तो 100% आपको ABCD तो पूरी याद रहने वाली है। और उसके बाद यदि आप चाहते हो कि इसके अंदर का भी याद करना है तो आप अंदर का याद कर सकते हैं। अब अंदर का याद करने की कुछ सॉलिड ट्रिक मैं आपके साथ लेके आऊंगा, लेकिन धीरे धीरे उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें अगर देखा जाए, पहली डेफिनेशन अगर मैं ऐसी जनरली तौर पे अगर पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ए से क्या है, आबादी मींस एरिया रिजर्व टू टाइम विलेज फॉर द रेसिडेंस ऑफ द इनहेबिटेंट्स देयर टू परसर द एनसीएल देयर टू एनी अदर, है ना। इसके बाद हमें क्या करना है कवर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि आबादी से अभिप्रेत है किसी ग्राम के निवासियों के निवास के लिए, उसके अनुषंगिक प्रयोजन के लिए समय तो समय आरक्षित या अभिव्यक्त जो अन्य सजातीय रूप से भेद ग्राम स्थल या गांव स्थान का अर्थ भी लगाया जा सकता है। मतलब अगर आबादी देखी जाए तो आबादी क्या है, एक भूमि का आवंटन है, भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आरक्षित क्षेत्र के लिए, मतलब जो रिजर्व्ड एरिया है, चाहे वो गांव है चाहे विलेज है, उसका मीनिंग क्या निकाल दिया इनने, आबादी निकाल दिया है ना। तो ये हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसके साथ हम सेक्शन 70 भी पढ़ते हैं, इसके साथ हम सेक्शन 245 से लेके 246 से, मतलब जो आपकी जो 2A बनाएगा इसके साथ सेक्शन 7 भी पढ़ना है, और 243 से लेके 246 भी पढ़ना है। ये हमारा पूरा आबादी बनाता है।
मतलब आबादी के बारे में अगर 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये वाली चीज़ एमपी में ये करना है। अन्यथा छत्तीसगढ़ के लिए तो सबसे सिंपल ये है कि पूछा जाए आबादी क्या है, तो आबादी क्या होता है, किसी विलेज के लिए होता है। किसके लिए होता है? किसी विलेज के लिए होता है, जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए होता है या कोई अदर पर्पस के लिए भी होता है। देखिए आपको समझाता हूँ आबादी के बारे में, मतलब फ्री के लिए, सिर्फ फ्री के हिसाब से करना है हमें कवर, है ना। और कल हम डायरेक्ट सेक्शन, ये डेफिनेशन तो हम बीच बीच में पढ़ेंगे, ठीक है, डेफिनेशन बीच बीच में लेंगे। जैसे आबादी हो गई, क्या हो गया? आबादी हो गया। तो दो पर्पस के लिए आबादी बोला। पहला तो सीधी बात, आबादी का मीनिंग उनने लिया है आपसे विलेज से, ठीक है। विलेज के लिए दो पर्पस लिया, एक तो उनने रेसिडेंशियल पर्पस लिया, दूसरा उनने अदर पर्पस लिया। ये दो अदर पर्पस और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो टाइम टू टाइम आपको क्या करना है? टाइम टू टाइम रिजर्व, आरक्षित, टाइम टू टाइम जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, या किसी अन्य समझातीय रूप से विभेद हैं, जो अन्य समझातीय रूप से भेद हैं, जैसे कि कोई भी गांव का स्थल है, ग्राम का स्थल है, जैसे गांव में, जैसे हमारे गांव में दो स्थल हैं, जैसे मुर्रा हुआ, जरूर ये जहाँ से मैं हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आबादी अलग है, जरूरखेड़ा की आबादी अलग है, और हमारे ग्राम जलंधर की आबादी अलग है, ठीक है। लेकिन गांव तो एक ही, विलेज तो एक ही है। तो आरक्षित जो क्षेत्र होंगे या जो अन्य रूप से जो समझातीय साइट्स होंगी, साइट, ठीक है, उनको क्या करेंगे, जैसे ग्राम स्थल और गांव स्थान को भी क्या माना जाएगा? तदनुसार आबादी माना जाएगा। तो ये हमारा आबादी है ना। अब ये आबादी होती है। अब आबादी में क्या नजूल की भूमि शामिल होती है? जी हाँ, ये आपका प्री का क्वेश्चन है। तो आबादी में नजूल की जो भूमि होती है वो शामिल होती है, ये आप लिख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम एमपीएलआरसी को आगे बढ़ाते हैं और हम धीरे धीरे ये जो डेफिनेशन पार्ट है इसको तो साथ में कवर करते जाएंगे, लेकिन कल हम जो कवर करेंगे वो सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेक्शन 3 और चैप्टर 2 है ना। तो हमारा क्या, इस हिसाब से हम इसको इंटरेस्ट बना के पढ़ते जाएंगे तो आप बोर नहीं होगे डेफिनेशन में। और डेफिनेशन आप 4-4 का बंच बना के आप याद करना और याद करके आना, ठीक है। क्लियर हुआ? इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।